अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 1, नाइन्थ बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। इट्स अ न्यू जर्नी दैट आर गोइंग टू स्टेप वी आर गोइंग टू बिगिन इंशाल्लाह ताला। इसमें हम फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड को लेकर चलेंगे नाइन्थ बायोलॉजी। ये जो हमारा जो जर्नी रहेगी, इसमें जो हम फोकस करेंगे दैट इज़ दैट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एग्ज़ाम्स 2025। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिटेल लेक्चर्स और डिटेल कंसेप्चुअल लेक्चर्स हम भी उस सीरीज़ की तरफ भी जाएंगे। फिलहाल हम चीज़ों की तरफ थोड़ा सा क्विकली गुजरेंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके, और हम वेरी कंसाइज रहने वाले हैं टू पेपर पैटर्न। कुछ चीज़ें होंगी जो पंजाब और फेडरल बोर्ड में सिमिलर हैं, तो हम उनको एक ही लेक्चर में डिस्कस किया करेंगे। और जो बेसिक टॉपिक होंगे आपके पास पंजाब और फेडरल के, जहाँ पर क्लैशेस आएंगे, तो हम उनको सेपरेटली डिस्कस कर लिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर भी समहाउ इंशाल्लाह ताला इस सीरीज के अंदर, इस जर्नी के अंदर जो कि ये काबिश है, इसके अंदर पूरी कोशिश की जाएगी कि हर कंसेप्ट को हर एंगल से डिस्कस किया जाए इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जो आपके पास ये अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक चेक कर रहे हो, पंजाब बोर्ड की बुक देख रहे हो, वहाँ पर जो इसका नाम है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और पैडल में इसका जो नाम है दैट इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और हम जो हमारा ज़्यादा कंसर्न रहने वाला है वो पैडल बोर्ड पर रहने वाला है। जो एक आउटलाइन फॉलो की जाएगी वो पैडल बोर्ड की जाएगी, आउटलाइन फॉलो। और पंजाब बोर्ड के उसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। और जो पेपर पैटर्न है पंजाब और पैडल बोर्ड में दैट इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो सिनेरियोज होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो एक ही तरह वहाँ पर वेरी नहीं करेंगे, और सिमिलर सिनेरियो रहेंगे यहाँ पर टॉपिक्स की हद तक। और जो पास्ट पेपर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला दोनों बोर्ड्स के ही डिस्कस किए जाएंगे। अब हम जल्दी से क्विकली, वेरी क्विकली हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं कि होती क्या है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है स्टार्टिंग जो चैप्टर आपके पास दैट इज़ वेरी सिमिलर। अगर हम बात करते हैं साइंस की, कि आपके पास साइंस क्या होती है, साइंस आपके पास लैटिन वर्ड सेंशिया से निकला है, एंड दैट सेंशिया मीन नॉलेज। वो इल्म, कोई भी इल्म, किसी भी चीज़ का आपके पास कोई नॉलेज है तो दैट नॉलेज इज सिंपली साइंस। लेकिन क्वेश्चन ये है हमारे पास कि फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट दैट नॉलेज। तो उस नॉलेज की जो प्रोसेसिंग, आपके पास दो सिनेरियोज आएंगे आपके पास। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी इल्म हासिल करते हो वो मुशाहिदा करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, वहीं से आपका जो नॉलेज है वो डेवलप होगा। लेकिन सर शर्त ये है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, दैट मस्ट बी अनबायस्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी की ऑब्जर्वेशन देख रहे हो या सुन रहे हो। अब जाहिर सी बात, ऑब्जर्वेशन आपके पास फाइव सेंसेस के अकॉर्डिंग आएगी। तो फाइव सेंसेस की जो आपके पास यूटिलाइजेशन होगी दैट मस्ट बी अनबायस्ड, मतलब अनफेवरेबल होनी चाहिए। आप किसी चीज़ को फेवर नहीं यहाँ पर करोगे, बायसनेस अपनी शो नहीं करोगे। और कंप्लीटली रैशनली तौर पर हर चीज़ को हर एंगल के साथ, टोटल रैशनलाइजेशन के साथ उसको प्रोसीड करोगे, उसको प्रोसेस करोगे और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे। देन क्या करोगे, उस पर आप एक्सपेरिमेंटेशन लगाओगे। एंड दैट एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पर भी एक शर्त होनी चाहिए, दैट एक्सपेरिमेंटेशन मस्ट बी सिस्टमैटिक। कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो तो उसकी कोई आपके पास सिनेरियो होगा, अच्छा चेक करोगे, कोई जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी आप उसके साथ उसको मैच करोगे, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे, उसके पीछे प्रॉपर थिंकिंग होगी, कि आपकी वर्किंग होगी, सर ये इस तरह से डिजाइन करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमने ऑब्जर्वेशन ये देखी है। तो अगर हमने ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकालना है और उसको चेक करना है, फाइनलाइज करना है या गलत साबित करना है सिंपली, तो उस बेस पर आप अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप अगर कपड़े गीले हैं, अगर अभी हम एक बात करें, एग्जांपल लें, एक नॉलेज लें। नॉलेज क्या है, हमें आइडिया है कि जो गीले कपड़े होते हैं उसको अगर हम धूप में रखें तो खुश्क हो जाते हैं। तो अब ये जो चीज़ है, स्टार्टिंग में जब आप छोटे होते हो तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है, आपने घर में देखा होगा, अच्छा कपड़े गीले थे, धूप में रख दिए तो खुश्क हो गए। तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन आपने इस चीज़ को क्या एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ होगा? नहीं, ऐसा आपने किया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कपड़े खुद गीले किए होंगे, फिर उसको धूप में वाक़ई में खुश्क करके देखा होगा कि यार वाक़ई में होते हैं कि नहीं होते। अब जो आपने देखा था वो ऑब्ज़र्वेशन थी, जो खुद किया है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद जो एक कन्क्लूज़न आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर साइंस।
सही है, तो ये आपके पास सिस्टमैटिक है और आपने ऐसा भी किया होगा, मे बी ऐसा भी किया होगा, अगर आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से उस रिज़ल्ट को निकालना चाह रहे हो, तो मे बी आपने गीले कपड़े अंधेरे में रख कर देखे होंगे और वहाँ पर कपड़े खुश्क नहीं या सूखे नहीं होंगे या सूखे होंगे लेकिन टाइम लगा होगा। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके पास एक नॉलेज आएगा, अच्छा ठीक है, धूप से कपड़े सूख तो जाएँगे, अंधेरे में भी सूख जाएँगे, लेकिन अंधेरे में टाइम लगता है। तो फिर आगे हम बात लंबी चली जाएगी कि इवेपोरेशन है, क्या है, व्हाटएवर द थिंग इज़, तो हम उसको उन चीज़ों की तरफ जाना नहीं चाहते। अब हम सिंपली बात करते हैं। अब स्टार्टिंग में आपके पास इतना नॉलेज था नहीं, नॉलेज तो था लेकिन उसको डिस्कवरी उसकी नहीं है, उसकी इन्वेंशन नहीं है। क्यों? रिसोर्सेज़ नहीं है आपके पास, उस नॉलेज को ऑब्ज़र्व करने के, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आपके पास जो नॉलेज रहा वो कम रहा। फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, आपके रिसोर्सेज़ आते गए, आपकी डेवलपमेंट होती रही, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती रही। तो आपने साइंस को डिवाइड कर दिया 2 ब्रांचेज़ के अंदर। एक ब्रांच आप इसको बोलोगे मे बी फिज़िकल साइंस, दूसरी आपने इसको नाम दे दिया सर कि नॉन फिज़िकल साइंस। अगर हम इसी को दूसरे एंगल से बात करें कि ये क्या हो सकती है? फिज़िकल साइंस दैट कैन बी लाइक, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल साइंस में भी दैट कैन बी पॉसिबल सिनेरियो हियर दैट वी कैन डिस्कस और वी कैन मेक इट इन आवर कंसिडरेशन। और नॉन फिजिकल फिजिकल साइंस की जगह पर हम मे बी बायोलॉजिकल साइंस रखकर चेक कर लेंगे कि शायद ये भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है। मतलब अगर हम इस ज़्यादा चक्र लंबे चक्रों में या हम ज़्यादा मुश्किल चक्रों में अगर ना पड़े, हम सिंपल सी बात कर लें कि हम 2 तरह के नॉलेज को डिस्कस करेंगे। एक हमारा वो नॉलेज होगा जिसमें हम लिविंग या जानदार चीज़ों को स्टडी करेंगे। दूसरा जो हमारा नॉलेज होगा उसमें हम सारी की सारी नॉन लिविंग चीज़ों को उनको स्टडी करेंगे। तो जिनको आप लिविंग को जिधर स्टडी करोगे दैट इज़ बायोलॉजिकल साइंस और आई विल से नॉन फिजिकल साइंस में भी। नॉन लिविंग जहाँ पर आप स्टडी करोगे दैट आई कैन से लाइक नॉन बायोलॉजिकल साइंस और इट कैन बी रेफर्ड एज़ फिजिकल साइंस टू। नहीं तो हम इस तरीके से ये चीज़ें लेके चलते हैं। अब फिर टाइम गुज़रता गया, आपके पास नॉलेज आता गया। अब हम चूँकि बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायोलॉजी आपके पास लफ़्ज़ कहाँ से आता है, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, अगर हम वही फ़ोकस करें कहाँ से आ रही है? अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस करो, तो पंजाब बोर्ड और फेडरल दोनों में आपके पास एमसीक्यूज़ भी हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन एमसीक्यू ज़्यादा आ जाता है। 3 एमसीक्यू यहाँ पर बनेंगे। पहला एमसीक्यू ये है कि जो बायोलॉजी जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्डिंग है। ग्रीक वर्डिंग आपके पास 2 हैं, एक बायोस है और एक आपके पास सर क्या है? लोगोस है। दैट बायोस मीन लाइफ एंड दैट लोगोस मीन स्टडी और आई विल से रीज़निंग और नॉलेज ऑफ समथिंग, इस तरीके से ना स्टडी ऑफ। तो अगर हम यहाँ से अब डेफिनिशन कलेक्टिव बनाने की कोशिश करें बायोलॉजी की, तो आपके पास क्या बन रही है? स्टडी ऑफ लाइफ। अब मेरा सवाल ये है या आपका सवाल ये है कि सर इस तरह से हम करें कि स्टडी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि क्या हम बायोलॉजी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदा चीज़ें ही स्टडी करेंगे? तो वहाँ पर मेबी हम फँस जाएँगे, हम गलत बात कर रहे हैं, हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बायोलॉजी के साथ मेबी। तो स्टडी ऑफ लाइफ या इसकी प्रॉपर डेफिनिशन आपके पास क्या बनेगी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म, सही है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की आप स्टडी करोगे बायोलॉजी के अंदर, सही है। लेकिन सर ये खाली डेफ़िनेशन बायोलॉजी की नहीं बनेगी, तब तक नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ पर ना नॉन लिविंग थिंग्स को भी नॉन लिविंग जानदारों मतलब ऑर्गेनिज़म्स को भी यहाँ पर स्टडी करने वाले हो। लेकिन सिर्फ़ उनको स्टडी करोगे जिनका लिविंग ऑर्गेनिज़्म के साथ कोई इंटरेक्शन है, या उल्टा कर लो, या उन चीज़ों का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का उन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन। जैसे अगर आपने सिंपल वाटर के बारे में कुछ पढ़ना है, आपने एटमॉस्फेयर पढ़नी है, तो एटमॉस्फेयर इज़ नॉट बायोलॉजी, वाटर की स्टडी इज़ नॉट बायोलॉजी। हाँ, उस पानी का, उस एटमॉस्फेयर का आपकी ज़िंदगी पर मतलब ह्यूमन की ज़िंदगी पर क्या असर है, या आपकी जो लाइफ़ है उसका पानी पर क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप बायोलॉजी के अंदर स्टडी करने वाले हो और आपको करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो आप गलत बात कर रहे हो इस चीज़ में। फिर फेडरल बोर्ड की जो सेकंड हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ़। अब जो हम बाद में जो प्रॉपर सीरीज़ करेंगे, वहाँ पर हम इन आयत की तफ़सीर भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट हम एक मेंशन करेंगे, एक एमसीक्यू पॉइंट मेंशन करेंगे और यही जो 3 आयत हैं आपके पास, वो पंजाब बोर्ड में भी मेंशन की गई हैं। तो पहली जो आपके पास आया है, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य। अब सर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस आ रही है आपके पास ओरिजिन ऑफ लाइफ़
सही है। किस बेस पर? वाटर की बेस पर। सही है। अब इसमें एक आपके पास एमसीक्यू है कि जितने भी जानदार हैं वो तकरीबन 60 to 90% वाटर से क्रिएट किए गए। अगर हम यहाँ पर पानी की सिग्निफिकेंस अपनी लाइफ के अंदर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो मे बी हमारे लेक्चर बहुत ज़्यादा लगेंगे और हम फिर भी पानी को शायद स्टडी ना कर सकें फिर भी। क्यों? अब पानी आपकी बॉडी के अंदर आप बात करो तो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे का सारा वाटर रेगुलेट कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म आपको शायद अभी आइडिया चल गया होगा कि यहाँ पर ना आपके जिस्म में कुछ चीज़ें होती है एंजाइम, जो कि केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शन आई विल से उनको प्रोसीड करवाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि अ, जैसे आपने प्रोटीन खाई है, प्रोटीन को तोड़ना तो है ना, हज़म करना है। तो कौन आएगा? कोई स्ट्रक्चर्स आएँगे। अब मेबी हम ऐसा ही तसव्वुर करेंगे कि हमें नहीं पता एंजाइम्स क्या होते हैं, बस आप नाम याद कर लो कि उस प्रोटीन्स को तोड़ने एंजाइम्स आ रहे हैं। लेकिन सर अब याद करना पड़ेगा आपको कि ये एंजाइम जो हैं ये कब काम करेंगे? जब आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब एक्वस सॉल्यूशन तो तब बनेगा ना जब वहाँ पर वाटर पड़ा होगा। तो मतलब अगर वाटर नहीं है, तो सर आपके पास एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो आपके जिस्म का मेटाबॉलिज़्म नहीं होगा। जो आपने खाना खाया है, जो आपने खुराक खाई है वो टूटेगी ही नहीं और वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपके जिस्म को कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है? फिर आपके पास सारी चीज़ें मेटाबॉलिज़्म में ही आ जाती हैं, लेकिन हम उसको ज़रा सा देख लेते हैं। आपकी बॉडी में जब फ़ोर्स है, चलो ठीक है, आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं, पानी के बगैर काम करें, चलो मान लेते हैं, समझ में आ गई बात। लेकिन सर जब क्या होता है कि एंजाइम्स काम करेंगे, रिएक्शंस लगेंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जब रिएक्शंस लगती है तो वहाँ पर एनर्जी चेंज भी आती है। अब एनर्जी क्या है कि बाज़ औक़ात एनर्जी रिलीज़ होगी किसी जगह से, बाज़ औक़ात एनर्जी कंज़्यूम होगी। अब आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी? हीट की फ़ॉर्म में आएगी, हीट इज़ ऑल्सो अ फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी मे बी, सही है? तो अब कुछ रिएक्शंस अगर आप देखो मिसाल हम नहीं लेते, लेकिन हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपकी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन लग गया है, वहाँ से हीट रिलीज़ होगी, तो आपके जिस्म का टेम्परेचर अ, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है अगर, सही है? तो मेबी वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, सही है? तो आपके जिस्म में तो बहुत सारी चीज़ें डीनेचर थोड़ा मुश्किल लफ़्ज़ है फिलहाल इस लेवल के लिए, मतलब अभी तक के लिए क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मतलब आप ये कह लो कि अगर टेम्परेचर सर आपका ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। बाज़ जगहों पर आपके पास क्या होता है कि टेम्परेचर उस रिएक्शन के नतीजे में कम हो गया आपकी बॉडी का, तब भी आपकी बॉडी काम नहीं करने वाली। आपकी बॉडी के हिस्से जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, वो काम नहीं करें। तो जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है, वो भी आपके पास यहाँ पर कौन करवा रहा है? वाटर करवा रहा है। सो दिस इज़ द 2 थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। वी हैव अ, ओ ओवरव्यू हमें दिया है कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन ये पानी की इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो हमें सीरीज़ खत्म करनी है ये वाली, हमने जो जर्नी स्टार्ट की है इंशाल्लाह ताला, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास है क्रिएशन ऑफ मैन। तो ये कि आपको किस तरीके से पैदा किया गया। सूरतुर रहमान की आपके पास ये आयत है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पोटर। क्ले वो मिट्टी होती है, जैसे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो मिट्टी जो खुश्क हो जब हो जाती है, जब ड्राई हो जाती है, आप उसको अगर ठोकर मारो या अ, उसके अंदर नोकिंग करो, तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो ये इसमें आपके पास ये आपको बताया गया है। देन आपके पास क्या है, थर्ड जो आपके पास इम्पोर्टेंट आयत है, सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 14। इसमें ना आपके पास डेवलपमेंट बताई हुई है कि एक जानदार किस तरीके से पूरा डेवलप करता है। हम आगे एक ब्रांच पढ़ेंगे दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी का पूरा सिनेरियो आपके पास ये आयत बता रही है। सुम्मा खलकना नुतफ़ातिन अलक़ा फ़खलकना। अब अगर हम सिंपल से ट्रांसलेशन करें, सुम्मा खलकना नुतफ़तन नुतफ़ता अलक़ा, कि हमने सबसे पहले एक ड्रॉप लिया, या वो ड्रॉप आपके पास स्पर्म का ड्रॉप है और वो भी 90% आपके पास वोटरी मटेरियल ही है, so उसमें कुछ भी नहीं है ऐसे, मतलब कोई नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दैट सिनेरियो, ठीक है? तो देन हमने क्या किया कि उस क्लोड से हमने अलक़ पैदा किया। सूरतुल अलक़ है जो स्टार्टिंग में पहली 5 आयत जिस सूरा की वर्स की फॉर्म में रिलीज़ होती हैं, आप सिस्टम पर उतरती हैं, वो सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयत हैं और अलक़ का मतलब एक्चुअल में होता ही एम्ब्रियो है, सही है? एम्ब्रियो सर वो पहली स्टेज है जो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि
कुछ मोर डेवलप फॉर्म है जिसमें ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं। ये हालाँकि होती ये भी 16 टू 32 सेल स्टेज है, मतलब इसके अंदर इतने ही सेल्स होते हैं। लेकिन ये वो पहली फ़ेज़ है, पहली स्टेज है जो क्या क्या होती है, थोड़ी क्लिंजी होती है, चिपकने वाली होती है। अगर आप एक्चुअल में अलाका का मतलब अरेबिक कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखते हो तो वो क्या होता है, क्लिंजिंग क्लॉथ होता है। ऐसा लोथड़ा, अब वहाँ पर आप सूरतुल अल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आप वहाँ पर पढ़ो, तो वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन की जाती है कि जमे हुए खून का लोथड़ा, मतलब ये चीज़ बताया जाता है। तो अलाका का अरेबिक में मतलब यही है क्लिंजिंग क्लॉथ ना, कि चिपकने वाला लोथड़ा, और ये गोश्त का लोथड़ा है, सही है। अपीयरेंस इसकी इस तरह से है कि लगता है इस तरह से कि मेबी सम सॉर्ट ऑफ खून का जमा हुआ है, मतलब खून जो ब्लड था वो फ्रीज़ आउट हो गया, सही है, उसकी क्लॉटिंग हो गई है, तो अब ये चीज़ है। तो ये वो चीज़ पहली चीज़ है जो किसी भी जानदार की मदर की जो वूम्ब होती है उसके अंदर जाकर ये स्टक करती है, मतलब अ, उसके अंदर, मतलब यहाँ से फिर डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट होती है। देन फिर आपके पास क्या है कि उस अलाका से आपने मुद्दगा बनाया, आपके अगर आप आपकी बुक ओपन है और वहाँ पर आप देख पा रहे हो, मुद्दगा का जो ट्रांसलेटरी जो आपके पास वो है मीनिंग है, इसमें आपके पास क्या है कि आपको जो ढांचा बनाया, बोन्स बनाई है, सही है। तो इस एम्ब्रियो से आपकी बोन्स बनाई है, और फिर क्या किया है कि उस बोन्स को इज़ामन लहमा, लहमा का मतलब है कि आप वहाँ पर उस बोन्स के ऊपर एक गोश्त, फ्लैशेस, या आपकी बुक में लिखा होगा कि हाँ, फ्लैश ही लिखा हुआ है। तो वो जो लामा का मतलब होता है एक्चुअल में गोश्त होता है, प्रोटीन के लिए इसको आप यूज़ करते हो। तो उन हड्डियों के ऊपर जो चीज़ चढ़ाई गई है वो गोश्त चढ़ाया गया। तो फिर उससे क्या हुआ, अगर आप पूरी आयत ये जाकर कुरान पाक में देखते हो तो उसमें फिर आपको ये बताया गया कि फिर हमने इस चीज़ से आगे पूरे जानदार की नई फॉर्म में उसको डेवलप कर दिया। क्योंकि एम्ब्रियो अगर आप देखो और एक पूरा जानदार देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एंटायरली डिफरेंट, ठीक है? बहुत सारी चेंजेस में। तो ये जो सारी स्टेजेस थी कि सबसे पहले आप क्या थे, एक ड्रॉप थे, वाटर ड्रॉप था, फिर आपके पास क्या बनता है, क्लींजिंग क्लोथ, जिसको हमने एम्ब्रियो का नाम दिया। एम्ब्रियो से सर आपको एक स्केलेटन का मतलब हड्डियों का ढांचा बनाया गया, फिर उसके ऊपर आपने वहाँ पर मसल्स क्रिएट करवाए, फिर वहाँ से एक पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा कर दिया, सही है? अब सर ये जो सारी स्टेजेस हैं, दीज़ आर द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो कुरान पाक में एम्ब्रियोलॉजी पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई है। तो ये फिर ये पंजाब में थोड़ा आगे चलकर ये टॉपिक आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। देन हम बात करते हैं मेजर फील्ड्स इन बायोलॉजी, या आप पंजाब में इसका जो टॉपिक होगा वो डिविजन्स के नाम से होगा, कि बायोलॉजी की मेजर डिविजन्स आपके पास क्या हैं। बायोलॉजी के सर 3 मेजर डिविजन्स हैं आपके पास। एक तो ज़ूलॉजी है, देन आपके पास मे बी बॉटनी है, सही है? देन आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है। आपने कुछ भी नहीं करना, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ पे फ़ोकस करना, बस ज़्यादा हमने काम करना भी नहीं है। अब देखो ज़ू, ज़ू को आप चिड़ियाघर लेते हो, मतलब ज़ू में आपके पास क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से टर्मिनोलॉजी से डेफिनिशन बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या बनेगी, सिंपली स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब चाहे वो एनिमल पानी वाला है, चाहे हवा वाला है, चाहे खुश्की वाला है, चाहे 2 टाँगों वाला है, 4 टाँगों वाला है, जैसा भी है, वो हम ज़ूलॉजी में स्टडी करने वाले हैं। फिर बॉटनी फिलहाल छोड़ दो, बॉटनी का मुझे पता नहीं है, आप अब इसको छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं। पहले हम चलते हैं सीधा माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, वो देख लेते हैं ये वो क्या होती है। अब देखो माइक्रो है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, कोई भी चीज़ जो छोटी चीज़ होगी, और बायो मीन लाइफ, मतलब छोटी लाइफ की स्टडी। अब छोटी लाइफ क्या है, वो लाइफ जो आपको अ, अंडर माइक्रोस्कोप नज़र आने वाली है। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पर जो आप स्टडी करोगे, दैट स्टडी विल बी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, सही है? लाइक अगर हम एक एग्ज़ाम्पल कर लें, लाइक कोई भी बैक्टीरिया आप उठा लो, तो उसकी स्टडी आपने करनी है, माइक्रोबायोलॉजी में। अब देखो, इस दुनिया में हमने एनिमल्स की स्टडी कर ली है, ठीक है, छोटे जानदारों की स्टडी कर ली है, ठीक है। अब इस दुनिया में बचता क्या है? अब फ़ोर्स अगर भूल भी जाए ना बॉटनी क्या होती है, तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि ये क्या रह जाएगी। बॉटनी आपके पास जो मुझे एग्ज़ैक्टली टर्म ग्रीक और लैटिन लैटिन का नहीं पता कि जो टर्मिनोलॉजी निकली कहाँ से निकली है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ, जो आपके पास इस दुनिया में एक चीज़ रहेगी, दैट आर प्लांट्स।
प्लांट की जितनी भी स्टडी होगी आपके पास वो बॉटनी के अंदर आएगी और उसको आप वहाँ पर स्टडी करोगे। देन सर हम चलते हैं आपके पास बेसिक ब्रांचेस की तरफ। अब ब्रांचेस आपने तैयार नहीं करनी। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे, लेकिन आपने तैयार नहीं करनी। तैयार इस तरह से करनी है, अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ लेते हो तो डेफिनेशन आपने कोशिश करनी है खुद बनाने की। सही है। तो हम यहाँ पर आपके लिए वन लाइनर लिखते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे क्या होती है। सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन है दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब लॉजी को तो आप साइड पर रख सकते हो ना, इसका मतलब स्टडी ऑफ कुछ भी लगाते रहो बस, ठीक है, स्टडी ऑफ या नॉलेज ऑफ वट एवर। लेकिन जो हमारा यहाँ पर मतलब है ना दैट इज मॉर्फ। मॉर्फ की अगर आप खाली टर्मिनोलॉजी पर जाओ ना, मतलब पर जाओ, तो इसका मतलब आता है एक एक्सटर्नल अपेयरेंस। सही है। एक्सटर्नल अपेयरेंस इज नॉट, इसका इसका जो असल मीनिंग वो नहीं है, लेकिन इसका जो असल मीनिंग है दैट इज फॉर्म, शक्ल किसी भी चीज की, या इसको चलो आसान कर लेते हैं, शेप। शेप ऑफ एनीथिंग। और वो थिंग क्या होनी चाहिए, जाहिर सी बात है लिविंग थिंग होनी चाहिए, हम नॉन लिविंग की तो बात कर ही नहीं है। ठीक है। तो वो आपके पास कहाँ पर प्लेस होगी, मॉर्फोलॉजी के अंदर। मतलब अब किसी चीज का आपने साइज चेक करना है, किसी चीज का आपने शेप चेक करनी है, उसकी अपीयरेंस चेक करनी है, वो आप कहाँ पर स्टडी करोगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करोगे। अब जैसे आपके पास एग्जांपल हम मैं आपके लिए स्लाइड्स ले आता हूँ, उसमें आप ज़्यादा बेटर आपको आइडिया हो जाएगा कि मॉर्फोलॉजी आपके पास क्या होती है। फॉर दैट जस्ट वेट फॉर मी, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। अच्छा अब देखो, ये आपके पास यहाँ पर कुछ पिक्चर क्लियर होगी, कुछ नहीं होगी, नहीं ब्लर होगी बस, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है, आप वो चेक करो कि किस तरह से होता है ह्यूमन के अंदर, कैट के अंदर, वेल मछली के अंदर, और आपके पास जो है बैट उसके अंदर। ये मॉर्फोलॉजी है, दिस इज द अपीयरेंस। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट की बात कर लेते हैं, तो प्लांट के अंदर आप क्या क्या स्टडी कर सकते हो मॉर्फोलॉजी की बेस पर। प्लांट में आप क्या कर सकते हो, वेनेशन पैटर्न चेक कर सकते हो। वेनेशन पैटर्न जो आता है, पत्ते में जो लाइनें होती हैं वो किस तरह से होती हैं, वेनेशन क्या होती है हमें उसमें जानने की, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। पत्ते की शेप आप चेक कर सकते हो किस तरह से होती है, देखो लीनियर है, ओबोवेट है, ओवेट है, ये सारी आपके पास पत्ते की शेप्स हैं और ये मॉर्फोलॉजी है। अरेंजमेंट्स पत्ते की किस तरह से हैं टहनी के ऊपर, वो आप शाख के ऊपर वो भी आप चेक कर सकते हो। फिर मार्जिन किस तरह से आपके पास, जो मार्जिन लाइनें हैं वो किस तरह से आपके पास शो हो रही हैं, ये आप चेक कर सकते हो। फिर स्टेम के ऊपर उन पत्तों की किस तरीके से अरेंजमेंट है, ये भी आपके पास मॉर्फोलॉजी आती है। अगर आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए भाई कि मे बी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ए वनेशन ऑफ या वनेशन इन लीफ, उसको आपने स्टडी करना है तो कौन सी ब्रांच आपके पास लगेगी, दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो ये अब एक हम और क्वेश्चन इस तरीके से लिंक करते हैं कि हम ना बैक्टीरिया की शेप चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास एक बैक्टीरिया आ गया, उसकी जो शेप है दैट इज राउंड शेप। तो बताओ कि मैंने ये कौन सी ब्रांच लगाई होगी बायोलॉजी की, तो आपका आंसर क्या होगा सर, दैट इज मॉर्फोलॉजी। सही है। तो मॉर्फोलॉजी और एक आगे हम चलकर एक स्टडी करते हैं, अभी ब्रांच स्टडी करने वाले हैं दैट इज एनाटॉमी। उसमें ब्रांच लेते हैं। इन दोनों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता था पंजाब में भी और फेडरल में भी, और एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है। तो ये सर एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी का जो असल लिंक है ना वो डायसेक्शन के साथ है। तो ये डायसेक्शन क्या होती है, आपने किसी जानवर को, किसी चीज को चीर फाड़ कर लिया है उसका, मतलब उसको काट लिया है, अब उसके अंदर से चीजें निकाल कर आप चेक कर रहे हो, मतलब स्टडी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। वो आप कहाँ पर स्टडी करोगे सर, एनाटॉमी के अंदर। मे बी आप सीधा हम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं कि मसल्स की आपने स्टडी करनी है, वो एनाटॉमी है। अपने हार्ट की स्टडी करनी है, वो एनाटॉमी है। यहाँ पर आपके पास ब्रेन की स्टडी करनी है आपने, वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, एनाटॉमी के अंदर आ जाएगी। सही है। या आप अगर रूट्स और रूट हेयर चेक करें, मतलब प्लांट्स के अगर आप चेक करें, रूट का स्ट्रक्चर आप चेक करें, रूट के अंदर सेल्स कौन कौन से हैं, वो आप चेक करें, रूट हेयर से अगर आप चेक कर रहे हो, तो ये भी आपके पास क्या, एनाटॉमी। अच्छा एनाटॉमी को ना आप एक और नाम दे सकते हो, और सेकंड नेम इसका क्या है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। आप ये भी एक इसको नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एनाटॉमी वर्सेस, मतलब डिफरेंस वर्सेस का मतलब यहाँ पर हम माना करेंगे डिफरेंस, एनाटॉमी वर्सेस मॉर्फोलॉजी। तो ये आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। देन आपके पास थर्ड जो ब्रांच रहने वाली है, आई डोंट नो कि पंजाब में वो किस कौन से नंबर पर है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब में वो है तो है। अब वो क्या है आपके पास, फिजियोलॉजी।
सही है। फिजियोलॉजी आपके पास क्या है? फिजियो मीन कुछ फंक्शनिंग आपने चेक करनी है किसी चीज की। सही है, मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें कि आपने जानदारों की फंक्शनिंग चेक करनी है तो वो भी सही है लेकिन सही है, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं ना, मतलब इस तरीके से। अगर आपने स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार है उसका अगर आपने बॉडी पार्ट की फंक्शन चेक करना है ना, तो आपके पास क्या कहलाएगा? अब फिजियोलॉजी कहलाएगी। मतलब अगर आप एनिमल्स के अंदर आ जाओ, आप चेक कर रहे हो डाइजेशन किस तरह से होती है, इज फिजियोलॉजी। अगर आप चेक कर रहे हो कि रिस्पायरेशन किस तरह से हो रही है, दैट इज फिजियोलॉजी। सही है। आप चेक कर रहे हो कि हार्ट जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ये फिजियोलॉजी है। आप चेक कर रहे हो कि हार्ट ब्लड किस तरह, पंपिंग ऑफ ब्लड किस तरह से कर रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड किस तरीके से कर रहा है, दिस इज फिजियोलॉजी। अगर आप चेक कर रहे हो कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है या चार्जेस, सिंपल आप बात कर लो, चार्जेस की जनरेशन हो रही है, वो कैसे हो रही है, तो दिस इज योर फिजियोलॉजी। अच्छा, प्लांट पर आ जाओ। प्लांट में अगर आप चेक करो, प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है जमीन से लेकर पत्ते तक, वो कैसे हो रही है, ये आपके पास फिजियोलॉजी है। अगर आप प्लांट के अंदर चेक कर रहे हो कि फूड ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, मतलब आपके पत्ते के अंदर क्रॉप बनेगी, वो स्टोर कैसे होगी, दिस इज फिजियोलॉजी। तो इसके अलावा आपके पास फोटोसिंथेसिस है, ये आपके पास प्लांट के अंदर फिजियोलॉजी है कि क्रॉप बन कैसे रही। तो ये जितनी प्रोसेसिंग आपके पास हो, दे आर कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, मतलब उसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे। देन आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं इधर से, दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यू। आगे चलकर हम देखेंगे कि टिश्यूज कैसे बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, टिश्यू एक चीज है, मसल्स है, मसल्स के अंदर आगे टिश्यूज है आपके पास पीछे। तो क्या होता है सर कि मसल जो है वो आप उसको नेकेड ऐसे देख नहीं सकते, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ही स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो हिस्टोलॉजी की जो हम बेसिक डेफिनेशन फिर करते हैं ना, जो प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं, वो हम क्या करते हैं? दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। सही है। तो ये आपके पास हिस्टोलॉजी कहलाती है, और एग्जैक्टली यही आपके पास एमसीक्यू है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। तो ये आपकी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं आपके पास, ये नर्वस टिश्यूज हैं आपके पास, ये सारे के सारे जो आपके पास स्टडी आएगी वो हिस्टोलॉजी के अंदर आएगी। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज ले आऊँ और फिर हम मसल टिश्यूज भी आपको दिखा देंगे, तो ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज आ गए। तो ये अब एपिथेलियल टिश्यूज स्किन में भी होते हैं आपके, अ, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर भी होते हैं, आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग के अंदर होते हैं आपके पास। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं यहाँ पर, अगर आप चेक करो सिंपल टिश्यूज भी हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं आपके पास, सिंपल क्यूबॉइडल भी हैं, सिंपल कोलमनर भी हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेटिफाइड भी हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस भी हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल भी हैं। ये सारे आपके पास टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है, तो आप ये हिस्टोलॉजी के अंदर चेक करते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर चेक करो मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज आपके पास तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं आपके पास। तो ये सारी आपके पास कहाँ पर आएगी? हिस्टोलॉजी के अंदर आप इसको प्लेस करोगे। देन सर आपके पास फिफ्थ नंबर पर एक ब्रांच है, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम जानने से पहले अगर हम इसका दूसरा नाम पढ़ लें, ताकि हम जो पंजाब बोर्ड से बच्चे बैठे हुए हैं उनको क्लैरिटी हो सके, दैट इज सिंपली सेल बायोलॉजी, नथिंग एल्स। सेल बायोलॉजी में क्या है कि आप सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो। अब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, एक तो आप स्ट्रक्चर चेक करोगे, सही है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप स्ट्रक्चर तब चेक करोगे जब आपने उस चीज़ का फंक्शन भी देखना होगा। सही है। अगर आपने किसी चीज़ का फंक्शन देखना है तो आपने उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, किसी बात है, सही है। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ का फंक्शन ऑब्जर्व करना है तो स्ट्रक्चर देखे बगैर सर आप फंक्शन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है। मतलब अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि फंक्शन हो रहा है किस, कि चलो ठीक है हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है उसमें ज़ाहिर सी बात है स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर फंक्शन नहीं हो सकता। सही है। अब स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो सेल का भी, फंक्शन भी चेक कर सकते हो, लेकिन क्या आप सेल का भी सिर्फ सेल का चेक करोगे? नहीं सर, आप और सेल के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से सेल बनता है, डेट आर ऑर्गेनेल्स, आप ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है जब आप स्ट्रक्चर चेक करोगे तो फंक्शन की तरफ वो बात खुद ही चली जाएगी। सही है। और एक और चीज़ है, सेल बायोलॉजी में आप सिर्फ यही नहीं चेक करोगे, सेल का एक और बड़ा जरूरी काम है, डेट इज सेल डिवीजन। तो जब आप सेल डिवीजन भी चेक करोगे, क्योंकि सेल डिवीजन
इट इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी सेल। कोई भी सेल है वो डिवाइड तो करेगा। ये कुछ सेल है नहीं करते, चलो ठीक है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हम जर्नली ओवरऑल मान रहे हैं कि एक सेल डिवाइड कर रहा है। तो सर ये भी आपके पास साइटोलॉजी के अंदर इसको प्लेस करोगे, सेल बायोलॉजी के अंदर इसको प्लेस करोगे। देन अगर आपके पास 6 नंबर पर हम स्टडी करते हैं, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है सर? जेनेटिक्स सर आपके पास क्या होती है? स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं हमें जानना नहीं है, ठीक है? लेकिन जीन्स एक चीज आपको अच्छा, जेनेटिक्स में पहले पूरी डेफिनेशन पे थोड़ा बात करते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स। और सर उन जीन्स का मतलब रोल ऑफ जीन्स इन हेरिडिटी, और आई विल से इनहेरिटेंस, विल से इनहेरिटेंस। मतलब आपकी जो विरासत है, विरासत मतलब विरासत वो नहीं है जो जायदाद होती है, वो नहीं। आपकी जो खसूसियात की, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब आसान अल्फाज करते हैं, आपके बालों का कलर है, आपकी आई कलर है, आपका स्किन कलर है, आपकी हाइट है, आपकी इंटेलिजेंस है, अ, आपकी अंदर बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, उनको बनाने में जीन्स का क्या रोल है? मतलब आपकी बॉडी को कैसे पता चला कि सर हमने जो बाल बनाने हैं वो ब्लैक बनाने हैं? आपकी बॉडी को कैसे पता चला कि हमने जो हेयर्स हैं मतलब वो ब्लॉन्ड कलर के बनाने हैं? तो ये आपके पास जीन्स है। जीन्स क्या होता है? ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसको फिर रीड किया जाता है। कैसे रीड किया जाता है? दिस इज वेरी बियॉन्ड टू आर राइट नाउ लेवल, हमारे लेवल से बहुत दूर है, तो हमें जानने की जरूरत नहीं। सही है। तो ये जेनेटिक्स है आपके पास। इसकी एग्जांपल आपके पास आप क्या किस तरीके से दे सकते हो? लाइक कि जैसे रेड कलर वाले फ्लावर्स हैं, उनसे आगे जो फ्लावर्स बनेंगे वो रेड कलर के ही ज्यादातर बनेंगे। तो ये डिफरेंट भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, व्हाइट कलर के भी बन सकते हैं, पिंक कलर के भी बन सकते हैं आपके पास। अगर मैं आपको सबसे पहले क्रोमोसोम चलो दिखाता हूँ, ये जीन्स कहाँ पर होते हैं आपके पास, ये क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होते हैं। ये आपके पास सारे क्रोमोसोम्स आ गए। सही है। और क्रोमोसोम के अंदर आपके पास डीएनए पड़ा होता है। तो ये आपके पास डीएनए आ गया, और जो आपको ये जो राइट कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, ये जीन्स को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। सही है। तो एग्जांपल्स में आपके पास जेनेटिक जो वेरिएशन आती है ना, स्किन कलर, हेयर कलर, ब्लड टाइप, भाई इवन इवन आपकी जो ब्लड टाइप होती है ना वो भी जेनेटिक्स के अंदर आती है, कि आपकी जो ब्लड टाइप होगी वो कौन सी होने वाली है। तो ये सारी चीजें तो जेनेटिक्स के अंदर आती है। देन हम बात करते हैं 7 नंबर पर। देन हमारे पास जो 7 नंबर पर है, मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी सर हम समहाउ बायोकेमिस्ट्री भी बोल देते होते हैं। ठीक है। तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है इसमें इन दोनों में। लेकिन फिर भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक अलग चीज़ ही तस्वुर करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है कि आपने जो स्टडी करनी है वो मोलेकुलर लेवल पर करनी है। आपने जो सेल बायोलॉजी पढ़ी है ना, वो बायोलॉजी ही है, स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन सेलुलर लेवल पर या सब सेलुलर लेवल पर। अब सब सेलुलर लेवल से भी एक छोटी चीज होती है, मॉलिक्यूल्स। उस मॉलिक्यूलर लेवल पर आपने जो स्टडी करनी है वो आपके पास क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हो कि आप क्या स्टडी कर सकते हो, आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, लाइक फोर से ग्लूकोज है। ग्लूकोज बॉडी के अंदर किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रही है, किस तरीके से फॉर्म, अगर प्लांट है तो किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से कंज्यूम हो रहा है, सारी चीज़ें ये आपके पास मोलेक्युलर लेवल पर है। कौन सी चीज़ें जो ग्लूकोज से एनर्जी, मतलब ग्लूकोज आपको शायद आइडिया होगा कि दिस इज द बेसिक एक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए। तो इससे एनर्जी कौन ड्राइव करता है और कैसे बनती है? ये कैसे बनती है, चलो वो फिजियोलॉजी का एक पोर्शन है, लेकिन ड्राइव कौन करवा रहा है? यहाँ पर कोई प्रोटीन होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी आपके पास, तो ये सारी आपके पास मोलेक्युलर लेवल पर है। ठीक है। आपकी आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाती कैसे, आपके सेल से ग्लूकोज अगर बाहर निकल कैसे निकलते, दिस इज मोलेकुलर बायोलॉजी। सही है। आप प्रोटीन्स ले रहे हो, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कैसे होती है, बनते कैसे हैं आपकी बॉडी के अंदर, क्या आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं? दिस इज दी आल्सो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। फिर देन आपके पास है एम्ब्रियोलॉजी। इसको हम कुछ ऊपर आयत के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की थी हमने, लेकिन हम यहाँ पे भी स्टडी कर लेते हैं। अब क्या होता है सर, आपके पास दो सेल्स होते हैं। सही है, वो से आपके पास ये दो सेल्स हैं।
ये फोर्स है मदर से आ रहा है, फोर्स है ये फादर से आ रहा है। अब इन दोनों सेल से क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो जाइगोट। तो ये जाइगोट आपके पास क्या होता है, आप एक तरह से इसको बोल सकते हो 2 सेल स्टेज है आपके पास, और ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड छोड़ दो, अभी का जरूरत नहीं है। अच्छा सर, क्या होता है जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। सही है। एम्ब्रियो से फिर एक पूरा कंप्लीट एंड मच्योर इंडिविजुअल बन जाता है। सही है। अब सर क्या होता है कि ये वाली जो फेज है आपके पास, ये वाली जो फेज है जाइगोट से इंडिविजुअल बनने तक के अमल को आप कहाँ पर स्टडी करते हो, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज रहो, इसमें आप ये स्टडी करते हो कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना। सही है। एम्ब्रियो में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहे हैं, रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और उन स्ट्रक्चर से फिर आगे इंडिविजुअल कैसे बन रहा है, ये सारी स्टडी आप कहाँ पर करते हो, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हो। होप सो आपको ये क्लैरिटी होगी इस चीज़ की। और ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती थी पेपर में आपके पास, दोनों बोर्ड में, पंजाब में भी और पैटर्न में भी। इंशाल्लाह ताला जो हम नेक्स्ट सीरीज लगाएंगे इंशाल्लाह अप्रैल में, मई में, एंड दैट जर्नी इंशाल्लाह ताला विल बी कवरिंग ऑल बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान। ये इसमें बलोचिस्तान बोर्ड को भी टारगेट किया जाएगा, केपी बोर्ड को भी इंशाल्लाह, और सिंध बोर्ड को भी टारगेट किया जाएगा। क्योंकि पंजाब बोर्ड की 9th क्लास की जो बुक्स हैं वो चेंज हो जाएंगी नेक्स्ट करिकुलम के अंदर इंशाल्लाह। तो फॉर दैट सिनेरियो हम थोड़ा सा इसको टेस्ट फॉर रिवीजन फेज और फास्ट एंड फ्यूरियस फेज ही के तौर पर इसको हम चला रहे हैं। देन आपके पास है टैक्सोनॉमी, सॉरी, पैलियोंटोलॉजी। अब सर पैलियोंटोलॉजी आपके पास क्या है, पैलियन से अगर आप चेक कर लो तो आपके पास क्या है, फोसिल्स हैं। सही है। स्टडी ऑफ फोसिल्स, सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास क्या है, स्टडी ऑफ फोसिल्स आपके पास क्या कहलाती है, पैलियोंटोलॉजी। अब डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास के, अगर आप प्लांट की स्टडी कर रहे हो तो आपके पास कुछ और, इसका मतलब नाम यही है, बॉटनी पीछे लग जाएगा। अगर आप zoology स्टडी, एनिमल की फोसिल्स चेक कर रहे हो तो जू प्लांटोलॉजी लग जाएगी। दिस इज वेरी बेसिक, इसमें जाने की जरूरत नहीं। अब स्टडी ऑफ फोसिल क्या है कि आपके पास फोर से कुछ पत्थर पड़े हैं, तो ये पत्थरों पर फोर से किसी जानवर की पिक्चर इम्प्लांट की गई है। फिर हम चेक करते हैं कि ये जानवर था, क्या वाकई में एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, अगर करता था तो कितने साल पहले करता था। मतलब यहाँ पर जो आप स्टडी करते हो वो हिस्ट्री ऑफ लाइफ स्टडी करते हो, ये कि अर्थ कितने साल पुरानी है, ये सारी चीज़ें ना आपके पास। फिर एवोल्यूशन कैसे हुई, कि पहले जो जानदार थे वो कैसे होते थे, कैसे नहीं होते थे, उनमें क्या स्ट्रक्चर्स थे, ये सारी चीज़ें आप फोसिल्स के जरिए से, पैलेंटोलॉजी के जरिए से चेक करते हो। जैसे आपके पास जो डायनासोर के स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, ढांचे हैं, तो ये आपने कहाँ से हासिल किया, ये आपके पास फोसिल्स ही हैं। तो ये, और आप अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि डायनासोर्स के पास उस टाइम पर क्या था, और आज क्या ऐसी चीज़ें क्या हैं कि वो चीज़ें नहीं हो सकी ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर मैं आपके लिए एम्ब्रियोलॉजी भी आपको पहले दिखा सकूं तो मैं यहाँ पर आपके लिए एम्ब्रियोलॉजी की पिक्चर डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब देखो कि आपके पास एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो से आपके पास किस तरीके से कंप्लीट मछली बन रही है, सैलेमेंडर बन रहा है, टर्टल्स बन रहा है, चिक बन रही है, पिग की डेवलपमेंट है, काफ की डेवलपमेंट है, रैबिट है, ह्यूमन, ये सारे इनकी जो डेवलपमेंट आपके पास, ये आपके पास कहाँ पर आती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आती है। इसमें जाती है कुछ स्टेजेस लगी हुई, सही। तो आपके पास आ गई एम्ब्रियोलॉजी। तो होप सो आपको एम्ब्रियोलॉजी और पैलेंटोलॉजी की समझ लगती होगी इंशाल्लाह। देन हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी, और हम इसी पर क्लोजिंग करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो की, इस लेक्चर की। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर सेकंड पार्ट हम जो और ब्रांचेज हमारी रह गई हैं कुछ, जैसे इकोलॉजी है, मैरीन बायोलॉजी होगी, डिफरेंट जो पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी एक्सेट्रा, ये हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर क्लोज करेंगे, लेकिन आफ्टर टैक्सोनॉमी। सर टैक्सोनॉमी आपके पास क्या है, टैक्सोनॉमी आपके पास है, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। सही है। जानदारों को आपने क्लासिफाई करना है, मतलब क्लासिफाई आप कैसे करते हो ना, कैटेगराइज करते हो किधर, ग्रुप्स के अंदर। आप ग्रुप्स के अंदर आप चीजें तब रखोगे ना जब उनके दरमियान आप चेक करोगे, क्या सिमिलरिटीज चेक करोगे। अच्छा, किसी चीज को किसी ग्रुप में नहीं रख रहे हो तो मतलब वहां पर कोई ना कोई डिफरेंसेस होने चाहिए ना। तो आप डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बेस पर उनको आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। अच्छा, एक और चीज, नेमिंग भी आप करते हो। अब नेमिंग यहाँ पर एक जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज साइंटिफिक नेमिंग। हर जानदार को आप साइंटिफिक नेम देते हो ताकि उस
उस जानदार की पहचान रहे। जब भी आप उसको मतलब जैसे आप आपके पास अनियन है, अब अनियन के डिफरेंट नेम है डिफरेंट लोकेलिटीज के अंदर, डिफरेंट ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ। आप अगर अ, उसको टूर करते हो तो आपको अनियन के डिफरेंट नेम मिलेंगे। इवन आप पाकिस्तान के अंदर जाते हो तो इसका पंजाबी में नाम डिफरेंट है, उर्दू में नाम डिफरेंट है, इसका पश्तो में नाम डिफरेंट है, सिंध में नाम में भी डिफरेंट होगा, साइकी में नाम टोटली डिफरेंट होगा। तो एक ही चीज़ है, तो लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। तो उस चीज़ों से बचने के लिए, उन चीज़ों को जो पजल्स हैं उनसे बचने के, कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करते हो, उसका साइंटिफिक नेम ले लेते हो, लाइक एलियम सीपा नाम देते हो। सही है। ये भी हम देखेंगे आगे चलकर इंशाल्लाह ताला। तो एलियम सीपा क्या होगा कि अब मुझे पता है, आप अगर आप एलियम सीपा का भी नाम लेते हो तो किसी भी जगह पर चले जाओगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप अनियन पुकार रहे हो। अबे भी आपको जैसे उर्दू आती है आपको, मेरी उर्दू नहीं आती कि आपको अनियन, आप मुझे मैं आपको कहूँ कि प्याज चाहिए तो मे भी आपको प्याज का आइडिया होगा। सही, आपको अनियन आता होगा क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हो। सही है। तो दैट केस के यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाएगी। आप चेक करोगे कि ये बंदा क्या चीज़ मांग रहा है। सही। तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। फॉर दैट रीजन अगर हम साइंटिफिक नेमिंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होती है, आसानी पैदा होती है। अगर हम अ, एक एक सीक्वेंस ले आए जहाँ पर आपके पास नेमिंग लिखी होगी। जैसे आपको मैं एक ह्यूमन का नाम अगर बता दूं, ह्यूमंस को आप जो साइंटिफिक नेम, इंसानों का जो साइंटिफिक नेम है उसको आप क्या नाम देते हो, होमो सैपियंस का नाम देते हो। सही है। तो ये आपके पास होमो सेपियंस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा नेम है, इसका लिखने का अंदाज थोड़ा गलत कर दिया था, अब इसको थोड़ा सही कर दिया। तो सेम आपके लिए मैं एक टेबल लेकर आ रहा हूँ कि आप किस तरीके से उसको कैटेगराइज करते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये कि कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, किंगडम्स होंगे, कुछ टैक्सास होंगे, वो देखते हैं ना। आप देखो ना, टैक्सोनॉमी का जो सिंपलेस्ट यूनिट है ना वो टैक्सा है। सही है। तो ये आपके पास जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, सारे के सारे टैग्स हैं। ह्यूमन का इसके अंदर क्या नाम होगा, सारी सारी चीज़ें आपके पास आ गई। जो नाम बनता है वो जीनस और स्पीशी के नेम से बनता है, लाइक होमो सैपियन। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच आपके पास सॉरी शुतुरमुर्ग है आपके पास, उसका जो नेम आपके पास वो यहाँ पर बन रहा है। अब सेम आपके पास अनियन का नेम ऊपर लिखा गया था, वो आपके पास कुछ ये बन रहा था। सही है। तो इससे मुझे भी ये भी आइडिया हो जाता है कि ये जो चीज़ है अनियन की, दैट थिंग इज जीनस और दैट थिंग इज स्पीशी। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा फिलहाल टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं था आज के लेक्चर का। तो जब हम इंशाल्लाह ताला बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे और टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तब हम वहाँ पर देखेंगे इंशाल्लाह इसको इस तरीके से। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो, कुछ कंफ्यूजन होगी हो या कुछ गलत पढ़ाया गया हो, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हो, आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेस।